स्टूडेंट्स वेलकम बैक। इस वीडियो में हम फ्लोरा एंड फौना, एंडेमिक स्पीसीज, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, इकोसिस्टम और रेड डाटा बुक, इनके विषय में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो फ्लोरा एंड फौना क्या होता है? तो फ्लोरा और फौना ऐसी पेड़ पौधे और जंतु होते हैं जो किसी एक विशेष क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे बच्चे जो हैं बायोस्फीयर में अपने प्रोफेसर अहमद के साथ गए, तो जैसे ही वो वहाँ पर गए तो उन्होंने बड़े लंबे पेड़ देखे और कुछ वहाँ पर पेड़ पौधों के बीच में जंतु को भी देखा। ठीक है, जस्ट सडनली उन्होंने एक जो पहेली थी ना, पहेली ने एक रेबिट को देखा और जैसे उसने रेबिट को देखा तो रेबिट को देखने के बाद तुरंत उसने उसको पकड़ना चाहा, वो उसके पीछे भागी। तो प्रोफेसर अहमद ने उसको रोक दिया और कहा कि ये जो एनिमल्स हैं ये अपने आवास में आराम महसूस करते हैं और खुशी के साथ रहते हैं, इसलिए इनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो माधव जी ने इस प्रकार से उनके विषय में एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो जो फ्लोरा है वो किसी एक विशिष्ट प्रकार के क्षेत्र में पाए जाने वाले विशेष प्रकार के पेड़ पौधे हैं और जो फौना है वो एक विशेष प्रकार के क्षेत्र में रहने वाले एनिमल्स हैं। तो यहाँ पर कुछ नाम दिए गए हैं इसमें, जैसे साल है, टीक, मैंगो, जामुन, सिल्वर कॉर्न, अर्जुन। ठीक है, ये फ्लोरा है, मतलब पेड़ पौधे एक विशिष्ट क्षेत्र में रहने वाले प्लांट्स और ट्रीज हैं, इनको क्या बोलते हैं? फ्लोरा कहते हैं। इसी प्रकार से चिनकारा, ब्लूबुल और बार्किंग डियर, चीतल, लियोपार्ड, वाइल्ड डॉग, वॉल्फ, ये वहाँ के फौना के एग्जाम्पल्स हैं। कहाँ के? पंचमढ़ी बायोस्फीयर के। और पंचमढ़ी बायोस्फीयर कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, ये कुछ इनके फोटो देख रहे हैं हम। ये जैसे वाइल्ड डॉग है ना, ये बारहसिंगा है, वॉल्फ है, लियोपार्ड है, ये फर्न है और ये जामुन है, जामुन का पेड़। तो ये सब क्या है? ये फ्लोरा एंड फौना। ठीक है, अब एंडेमिक स्पीसीज क्या होता है? एंडेमिक स्पीसीज एक ऐसे पेड़ पौधे या जीव जंतु होते हैं जो एक विशेष क्षेत्र में पाए जाते हैं। ऐसे पेड़ पौधे और जंतुओं की प्रजातियां जो एक विशेष क्षेत्र में रहती हैं उन्हें एंडेमिक स्पीसीज कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे माधव जी वहाँ फॉरेस्ट के एम्प्लॉई हैं, तो उन्होंने दिखाया एक जैसे साल एक पेड़ का नाम है, एंड वाइल्ड मैंगो, जंगली आम, इनके पेड़ दिखाए। तो ये क्या है? वहाँ के फ्लोरा है, एंडेमिक फ्लोरा। और वहाँ के जो जंतु हैं जैसे फ्लाइंग स्क्वेरल है, बाइसॉन है, इंडियन गेंट स्क्वेरल है। तो ये स्क्वेरल जो है यहाँ पर हम देख रहे हैं इस डायग्राम में, ये बहुत बड़ा मतलब गिलहरी है। इसको विशाल, मतलब गेंट मतलब विशाल होता है, तो विशाल जंतु है और इसलिए इसको गेंट स्क्वेरल बोलते हैं। तो प्रोफेसर अहमद ने उनके लिए एक्सप्लेन किया कि डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर हैबिटेट, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीसीज may affect the natural habitat of endemic species and endanger their existence। तो इसके कारण से, इनकी डिस्ट्रक्शन के कारण से
वहाँ की जो स्पीसीज हैं उनके अस्तित्व को खतरा हो गया है। ठीक है, तो स्पीसीज क्या होता है? स्पीसीज एक स्पीसीज ए ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन ना, एक संख्या, एक समूह होता है विच आर कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग, जो आपस में इंटरब्रीडिंग करते हैं। और इसका मतलब ये होता है कि एक ही प्रकार के जो जंतु होते हैं, सदस्य होते हैं, वो रिप्रोड्यूस करते हैं, अपने समान अ, जीवों को जन्म देते हैं, मतलब। ठीक है, तो उनके जो कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं? सेम होते हैं। मेंबर्स ऑफ ए स्पीसीज, एक स्पीसीज के मतलब जाति के जो मेंबर होते हैं उनके कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं, एक समान लक्षण। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जैसे पहेली बूझो और उसके क्लासमेट्स पंचमढ़ी बायोस्फीयर में विजिट कर रहे हैं अपने प्रोफेसर अहमद के साथ में, और उनका जो मार्गदर्शन है वो मार्गदर्शन माधव जी कर रहे हैं, जो वहाँ के एक एम्प्लॉय हैं। तो जैसे वो वहाँ पर घूम रहे हैं, उनको एक बोर्ड दिखाई देता है, उस पर लिखा होता है पंचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो प्रोफेसर अहमद ने उनको बताया कि यहाँ पर जो एनिमल्स हैं उनको मारना, उनको पकड़ना एक बहुत ही अधिक शक्ति के साथ प्रतिबंधित है और वो दंडनीय भी है। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज लाइक रिजर्व फॉरेस्ट प्रोवाइड protection and suitable living conditions to wild animals। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जैसे कि फॉरेस्ट सभी को सुरक्षा प्रदान करती हैं जो हमारे वाइल्ड एनिमल्स हैं, और उनको एक उचित कंडीशंस जो जीवित रहने के लिए आवश्यक हैं वो उपलब्ध कराते हैं। तो उसी प्रकार से वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी इनको ये सारी सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि जो लोग वहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में रहते हैं तो उनके लिए कुछ निश्चित एक्टिविटीज़ हैं जो अलाउ हैं, जैसे ग्रेजिंग बाय देयर लाइव स्टॉक, कलेक्टिंग मेडिसिनल प्लांट्स और फायर। ये एक्टिविटीज़ करने की उनको सुविधा है, मतलब ये को अलाउ है कि ये काम कर सकते हैं। Some of the threatened wild animals like black buck, white-eyed buck, elephant, golden cat, pink-headed duck, घड़ियाल, marsh crocodile, python, rhinoceros, etc. are protected and preserved in our wildlife sanctuaries। जो हमारी ये वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, इसमें जो जंगली एनिमल्स हैं, जो जंगली जंतु हैं, जैसे ब्लैक बक, ब्लैक मतलब जो है काला हिरन, और सफ़ेद आंखों वाला हिरन, हाथी, और सुनहरी बिल्ली, और गुलाबी सिर वाली जो है बत्तख, घड़ियाल, और मार्श क्रोकोडाइल मतलब दलदली जमीन में रहने वाले क्रोकोडाइल, पाइथन एक स्नेक है, राइनोसोरस गेंडा, मतलब ये सारे ऐसी प्रोटेक्टेड एनिमल्स हैं जो यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में रहते हैं। तो इंडियन सेंचुरीज हैव यूनिक लैंडस्केप्स। जो भारतीय सेंचुरीज हैं वो
एक अलग प्रकार की उसकी लैंडस्केप्स है, ठीक है। जो वहाँ की ज़मीन है, वहाँ की जो परिदृश्य है, वो बिल्कुल एकदम अलग है। जैसे वहाँ की जो बड़ी नदियाँ हैं, उनके डेल्टाज में ब्रॉड लेवल फॉरेस्ट्स हैं, माउंटेन फॉरेस्ट्स हैं, बुश लैंड्स हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। अब एक बात और है, इट इज अ पिटी दैट even protected forests are not safe because people living in the neighborhood encroach upon them and destroy them। अब ये एक दयनीय बात है कि ये फॉरेस्ट सुरक्षित होते हुए भी बहुत सुरक्षित नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो लोग रहते हैं पड़ोस में इसके, तो वो अपना अधिकार इन पर जमाते हैं और इनको नष्ट कर देते हैं। इन पर अधिकार अपना मानते हैं और उनको नष्ट करते हैं, ठीक है। अब आगे, चिल्ड्रन आर रिमाइंडेड ऑफ देयर विजिट टू द जू। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बाद में उनको ध्यान आया कि हमें जो है जो जू मतलब चिड़ियाघर, उसको देखना है। जैसा कि उनको पता है कि चिड़ियाघर एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर एनिमल्स को प्रोटेक्शन मतलब सुरक्षा मिलती है। अब मतलब जू और जो नेचुरल हैबिटेट है, उनमें क्या अंतर है? क्या जू में वो उसी प्रकार से रहना उनके लिए अच्छा लगता है जैसे वो अपने प्राकृतिक आवास में रहते हैं? अब हम जैसे जानते हैं कि जू के लिए एक निश्चित टाइम होता है, उनके लिए एक आर्टिफिशियल सेटिंग होती है, उनके लिए आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम घर बनाए जाते हैं उनके रहने के लिए। जैसे केज, पिंजड़े में जो उनको बंद करके रखा जाता है। इसका मतलब क्या है, वो वहाँ पर फ्री नहीं होते हैं। जैसे वो फॉरेस्ट में रहते हैं, फ्री रहते हैं और कंफर्टेबल अपने को महसूस करते हैं, ठीक है। अब जैसे नेशनल पार्क, जैसे वो वहाँ पर विजिट कर रहे हैं, तो उन्होंने फिर एक बोर्ड देखा जिस पर लिखा हुआ था सतपुरा नेशनल पार्क। तो सतपुरा नेशनल पार्क को देखने की उनके अंदर बड़ी उत्सुकता जागी। तो वो माधव जी उनको बताते हैं कि ये जो रिजर्व्स हैं, ये बहुत बड़े हैं और विविध प्रकार से ये सुरक्षित हैं और इकोसिस्टम के पूरे सेट्स हैं, समुच्चय हैं। इकोसिस्टम है ना, पारिस्थितिकी तक, ठीक है। तो दे रिजर्व फ्लोरा, फोना, लैंडस्केप एंड हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट्स ऑफ एन एरिया। ये फ्लोरा, फोना, लैंडस्केप मैंने परिदृश्य और हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट्स मतलब ऐतिहासिक वस्तुओं के लिए एक क्षेत्र है। और जो सतपुरा नेशनल पार्क है, ये भारत का इंडिया का सबसे पहला रिजर्व फॉरेस्ट है, ठीक है। इसमें क्या है, द फाइनेस्ट इंडियन टीक इज फाउंड इन दिस फॉरेस्ट। देयर आर मोर देन 100 नेशनल पार्क्स इन इंडिया, ठीक है। इस मतलब हमारे देश में 100 से भी ज्यादा नेशनल पार्क्स हैं। अब इसमें एक बात और आती है, रॉक शेल्टर्स। जो रॉक शेल्टर्स हैं, रॉक शेल्टर्स एक प्रकार से जो जंगल हैं, उन जंगलों में बहुत बड़ी गुफाएं हैं, मतलब बहुत दूर तक वो जाती हैं अंदर अंदर। तो सतपुरा नेशनल पार्क में भी रॉक शेल्टर्स हैं और ये रॉक शेल्टर्स इस बात की गवाह हैं कि यहाँ पर जो ऐतिहासिक मनुष्य का जीवन है इन जंगल में, वो रहा है। और दिस गिव्स अस एन आइडिया, और ये आदिम लोगों के जीवन का
यहाँ पर एक विचार देते हैं। ये जो रॉक शेल्टर्स हैं, ये आदिम लोगों के जीवन का एक विचार देते हैं। A total of 55 rock shelters have been identified in पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। इस प्रकार की इसमें लगभग 55 रॉक शेल्टर्स हैं। इसमें पेंटिंग्स हैं, बहुत सारे फिगर बने हुए हैं, जैसे एनिमल्स एंड मैन फाइटिंग, हंटिंग, डांसिंग एंड प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर डिपिक्टेड इन दीज पेंटिंग्स। इन पेंटिंग्स में ये सब दर्शाया गया है। ठीक है। मैनी ट्राइबल्स स्टिल लिव इन द एरिया। इसमें बहुत सारे जो आदिवासी हैं उनके रहने का पता चलता है। एज चिल्ड्रन मूव अहेड, बच्चे आगे जैसे बढ़ते हैं तो दे सी ए बोर्ड विद सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। उनकी दृष्टि जो है सतपुड़ा रिजर्व, टाइगर रिजर्व पर पड़ती है। वहां पर लिखा हुआ है बोर्ड पर सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। तो माधव जी ने उनको बताया कि जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो हमारे देश में लॉन्च किया गया सरकार के द्वारा। किस लिए किया गया? जिससे हमारे देश में जो चीते हैं, मतलब टाइगर्स हैं, उनकी संख्या बनी रहे, मतलब ये इनकी सुरक्षा रहे, क्योंकि इनकी संख्या धीरे धीरे गायब होती जा रही है, इसलिए इसको लॉन्च किया गया। ठीक है। तो टाइगर एक ऐसी प्रजाति है कि बहुत सारी प्रजातियों में से वो धीरे धीरे हमारे जंगलों से कम होती जा रही है, गायब होती जा रही है। लेकिन जो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है, ये अपने में एक सबसे अलग है, यूनिक है, इन सेंस दैट ए सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स हैज बीन सीन हियर। यहाँ पर जो है जो टाइगर्स हैं उनकी संख्या में एक वृद्धि इसमें होती है, हो रही है। तो ये अपने में एक अलग से सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है। वंस अपॉन ए टाइम, यहाँ पर एक समय ऐसा था कि एनिमल्स लाइक लायंस, एलिफेंट्स और वाइल्ड बफेलोज एंड बारासिंगा वर आल्सो फाउंड इन द सतपुड़ा नेशनल पार्क। ठीक है। ये सब इस नेशनल पार्क में थे, पाए जाते थे। तो एनिमल्स हुज नंबर्स आर डिमिनाइज। ठीक है। जो एनिमल्स आज विलुप्त होने के कगार पर हैं, ठीक है, ऐसे एनिमल्स जो आज विलुप्त होने की कगार पर हैं, उनको हम एंडेंजर्ड एनिमल्स कहते हैं। ठीक है। तो बूजो इज रिमाइंडेड ऑफ द डायनासोर्स विच बिकम एक्सटिंक्ट ए लॉन्ग टाइम अगो। तो बूजो को याद आया कि डायनासोर जो है वो बहुत समय पहले गायब हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? एंडेंजर्ड एनिमल्स तो वो हुए जो विलुप्त होने के कगार पर हैं, और एक्सटिंक्ट कौन हुए? जो विलुप्त हो चुके हैं, जैसे डायनासोर्स। डायनासोर्स जो हैं विलुप्त हो चुके हैं, और जैसे ये बारासिंगा है और वाइल्ड बफेलोज हैं, है ना। तो ये सब क्या है? ये एंडेंजर्ड एनिमल्स हैं जो विलुप्त होने के कगार पर हैं। तो सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स हैज बीन बिकम डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ डिस्टर्बेंसेस इन देयर नेचुरल हैबिटेट। कुछ एनिमल्स का जो जीवन है वो कठिनाई में पड़ गया है, क्योंकि इनकी प्राकृतिक आवास में छेड़छाड़ की जा रही है। जो इनका नेचुरल हैबिटेट है उसमें छेड़खानी की जा रही है, उसको डिस्टर्ब किया जा रहा है। तो प्रोफेसर एमर टेल्स देम that in order to protect plants and animals
Strict rules are imposed in all नेशनल पार्क्स। तो इनकी जो प्रोफेसर अहमद हैं उन्होंने बतलाया कि प्लांट्स और एनिमल को जो है सख्ती के साथ नेशनल पार्क में रूल बनाए गए हैं जिससे कि उनकी सुरक्षा हो सके। ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज ग्रेजिंग, poaching, hunting, capturing of animals और collection of firewood, medicinal plants etc are not allowed। ठीक है, यहाँ पर जो है इन चीज़ों के लिए नेशनल पार्क्स में जैसी कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, जैसे ग्रेजिंग, ग्रेजिंग मैंने चराना, पशुओं को जो चराते हैं, पोचिंग अवैध शिकार करना है ना, हंटिंग शिकार करना, कैप्चरिंग ऑफ एनिमल्स पशुओं को, उन जंतुओं को पकड़ना, और फायरवुड जलाने की लकड़ी को जो है इकट्ठा करना, और मेडिसिनल प्लांट्स को कलेक्ट करना, ये वहाँ पर अलाउड नहीं है। आर ओनली बिग एनिमल्स फेसिंग एक्सटिंक्शन, क्या बड़े ही जंतु जो है गायब हो रहे हैं? तो माधव जी ने उनको बताया कि ऐसा नहीं है कि बड़े जंतु जो हैं एक तरह से विलुप्त हो रहे हैं, जो छोटे जंतु हैं वो और भी अधिक खतरे में हैं। जैसे वीकली स्नेक्स, फ्रॉग्स, लिजर्ड्स, बैट्स एंड आउल्स विदाउट रियलाइजिंग देयर इम्पोर्टेंस इन द इकोसिस्टम। हमको ऐसा लगता है कि इकोसिस्टम में इनकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई महत्ता नहीं है, इसलिए लोग उनको मारते चले जाते हैं, जबकि इनका जो इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम में इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। और इकोसिस्टम क्या होता है? एक फूड चेन होती है। अगर चेन की कोई कड़ी निकल जाए तो वो चेन बेकार हो जाती है और वो सिस्टम बेकार हो जाता है। इसलिए इनका जो मारना है वो हमारे लिए हानिकारक है। इन छोटे छोटे जंतुओं का जो ये किलिंग करते हैं, मारते हैं, ये बहुत हानिकारक है और ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं तो जो हमारा इकोसिस्टम है वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो इकोसिस्टम में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। An ecosystem is made of all the plants, animals and microorganisms in an area along with non-living components such as climate, soil, river, deltas, etc. ठीक है, जो इकोसिस्टम है वो प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो हमारे जीवित अवयव हैं, जैसे क्लाइमेट जलवायु, सॉइल, रिवर और डेल्टास, इनके साथ ये प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस क्षेत्र का इकोसिस्टम बनाते हैं। आप पढ़ेंगे रेड डाटा बुक। तो रेड डाटा बुक क्या होती है? रेड डाटा बुक एक वो पुस्तक होती है, ठीक है, जिसमें उन सभी एनिमल्स और प्लांट्स के विषय में रिकॉर्ड रहता है जो विलुप्त होने के कगार पर हैं। माइग्रेशन, तो ये सब पार्टी के बाद में, जो भ्रमण पार्टी है इनकी, उसके बाद में फॉरेस्ट में एंटर करते हैं, गहराई में बहुत अंदर चले जाते हैं और माधव जी उनको गाइडेंस करते हैं। ठीक है, तो माधव जी ने उनको एक वहाँ पर जो है तवा रिजर्वर है, तवा रिजर्वर मतलब तवा नदी है और तवा नदी के किनारे वो जो रिजर्वर है, तो वहाँ पर आराम करते हैं कुछ देर के बाद। पहली ऑब्जर्व सम ऑफ द बर्ड्स, जब वो वहाँ पर आराम कर रहे होते हैं तो
क्या देखती है पहेली, वहां पर बहुत सारे सुंदर सुंदर पक्षी हैं नदी पर। तो माधव जी ने उनको बताया कि ये जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, मतलब प्रवासी, माइग्रेटरी का मतलब प्रवासी चिड़िया हैं। प्रवासी का मतलब होता है कि जब कोई पक्षी या जंतु एक स्थान से बहुत दूर क्षेत्र में चला जाता है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, अपने एडेप्ट क्लाइमेट के लिए, जब वो एक स्थान से बहुत दूर चला जाता है तो उसको माइग्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से उन्होंने बताया कि जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, तो माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लाई टू फार अवे एरियाज एवरी ईयर ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर टाइम बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक चेंजेस। जो जलवायु में परिवर्तन होते हैं उसके कारण से प्रतिवर्ष ये एक विशेष टाइम, एक विशेष समय में के लिए, है ना, एक विशेष समय के लिए बहुत दूर उड़ करके चले जाते हैं। और ये वहां जा करके क्योंकि वहां पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है, वहां का जो मौसम है बहुत ठंड होती है वहां पर, और एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि वहाँ का जो वातावरण होता है, वहाँ की जो जलवायु होती है उसके अनुकूलित नहीं होती है, इसलिए वो वहाँ से दूर चले जाते हैं और वहाँ पर वो अपना रिप्रोडक्शन, मतलब इसमें कहा कि वो वहाँ पर अंडे देते हैं जा करके, क्योंकि वहाँ जहाँ से वो जाते हैं वहाँ उनके लिए अनुकूलित आवास नहीं होता है। तो बर्ड्स हु कवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, मतलब ऐसे पक्षी जो बहुत दूरी, बहुत लंबी दूरी तय करते हैं, उनको माइग्रेटरी बर्ड्स कहते हैं। ठीक है, रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। जैसे हम जानते हैं कि जो पेपर है उसकी 5 से 7 टाइम्स रिसाइकलिंग करके, मतलब उसको बार बार बना करके उसका यूज किया जा सकता है। प्रोफेसर अहमद ने उनको बताया कि जो पेपर है उसको 5 से 7 बार यूज किया जा सकता है रिसाइकलिंग के द्वारा, बार बार उसको बनाया जा सकता है और उसका यूज किया जा सकता है। इससे क्या होगा कि जो हमारे पेड़ हैं उनका कटान बच जाएगा, डिफॉरेस्टेशन से हम बच सकते हैं। तो यदि हम if each student saves at least one sheet of paper in a day, यदि प्रति एक छात्र एक दिन में एक पेपर बचाता है तो वी कैन सेव मैनी ट्रीज, वी कैन सेव मतलब हम बचा सकते हैं एक वर्ष में बहुत सारे पेड़। एक छात्र एक दिन में यदि पेपर की एक शीट बचाता है तो हम एक साल में बहुत सारे पेड़ों को बचा सकते हैं कटने से। ठीक है, इसलिए वी शुड सेव, रीयूज यूज्ड पेपर एंड रिसाइकिल इट। हमको इसको पेपर को रीयूज करना चाहिए और रिसाइकिल करनी चाहिए। बाय दिस वी नॉट ओनली सेव ट्रीज बट आल्सो सेव एनर्जी एंड वाटर नीडेड फॉर मैन्युफैक्चरिंग पेपर। जो पेपर को बनाने में एनर्जी, मतलब ऊर्जा नष्ट होती है, पानी खर्च होता है, तो उससे भी बचा जा सकता है। Moreover, the amount of harmful chemicals used in paper making will also be reduced। और हम जानते हैं कि जो पेपर बनता है तो उसमें बहुत सारे केमिकल्स का भी यूज होता है जो हार्मफुल होता है, तो उसको भी हम कम कर सकते हैं, क्योंकि जब पेपर कम बनेगा तो केमिकल्स का भी यूज कम होगा और हमारे लिए वो अच्छी बात होगी। और इसका एक ही उपाय है, वो है डिफॉरेस्टेशन का, वो है रिफॉरेस्टेशन, मतलब पेड़ों को लगाना, वनों को द्वारा से विकसित करना। जहां पर हम जितने पेड़ काट रहे हैं कम से कम उतने पेड़ लगाएं, नए पेड़, तो हम उसकी पूर्ति कर सकते हैं। द प्लांटेड ट्रीज शुड जनरली बी ऑफ द सेम स्पीसीज विच वर फाउंड इन दैट फॉरेस्ट। We should plant at least
as many trees we cut. Reforestation can take place in natural areas. So, if the deforested area is left undisturbed, it re-stabilizes itself. तो जो रिफॉरेस्टेशन है ये अपने आप प्राकृतिक भी हो सकता है। यदि जहाँ पर डिफॉरेस्ट हो रहा है, जहाँ पर पेड़ कट रहे हैं जिस क्षेत्र में, तो उसको बिना डिस्टर्ब किए, उसके साथ कोई छेड़खानी ना की जाए तो क्या होता है, वहाँ पर पेड़ अपने आप जो है विकसित हो जाते हैं, अपने आप उगाते हैं। और जब कोई वहाँ पर उनको छेड़छाड़ी नहीं करेगा उनके साथ, तो वो वहाँ पर जंगल पुनः विकसित हो जाएगा। तो इन नेचुरल रिफॉरेस्टेशन देयर इज नो रोल ऑफ ह्यूमन बीइंग। वहाँ पर किसी उस प्राकृतिक वन्य में जो मानव है उसका कोई रोल नहीं होना चाहिए। तो वी हैव ऑलरेडी कॉज्ड ट्रेमेंडस डैमेज टू आवर फॉरेस्ट। हम अपने वनों को पहले से ही मतलब डैमेज कर रहे हैं। तो इफ वी हैव टू, यदि हम इन वनों को अपने जो आने वाली जनरेशन है, आने वाली पीढ़ी है, उसको हरित संपदा भविष्य के लिए यदि प्रदान करना चाहते हैं, तो हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए और यही उसका एकमात्र उपाय है। ठीक है। तो प्रोफेसर अहमद उन्होंने बतलाया कि जो इंडिया है, इंडिया वी हैव द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। जो इंडिया है, हमने एक फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट बनाया है और दिस एक्ट इज एम्ड एट preservation and conservation of natural forests and meeting the basic needs of the people living in or near the forest। ये एक्ट जो है, इसका उद्देश्य क्या है, जो नेचुरल फॉरेस्ट हैं उनको सुरक्षित रखना, आरक्षित रखना, ये उसका उद्देश्य है। तो इस प्रकार से कुछ समय के पश्चात माधव जी उनसे कहते हैं बच्चों से कि भाई अब हमें वापस चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सूर्यास्त के बाद रुकना वो अलाउ नहीं है, तो उसकी सलाह नहीं दी जाती कि यहाँ पर सूर्यास्त के बाद रुका जाए। तो ऑन गेटिंग बैक प्रोफेसर अहमद, जब वो वापस हो रहे हैं, तो वो प्रोफेसर अहमद ने और बच्चों ने माधव जी का थैंक किया, उनको धन्यवाद दिया, क्योंकि उन्होंने उनको उस पंचमणि बायोस्फीयर की जानकारी दी, पूरा उनका जो है मार्गदर्शन किया, इसलिए उन्होंने माधव जी का धन्यवाद दिया। इस प्रकार से जो ये हमारा लेसन है यहीं पर फिनिश होता है। थैंक यू।